यस तो कल बच्चे क्या कराया था मैंने आपको? कल हम लोगों ने टाइम पीरियड की बात करी थी, ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड निकाला था और क्या निकाला था हम लोगों ने बेसिकली 4 चीज़ें कल स्टडी करी थी। सबसे पहले हम लोगों ने कंडीशन निकाली थी रेडियस के लिए, ठीक है। रेडियस किसका? ऑर्बिट का, ठीक है। तो ये आया था हमारे पास n² डिवाइडेड बाय z। ये किसी भी एटम के लिए वैलिड है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो लिथियम हो, चाहे बेरिलियम हो, कोई सा भी एटम हो वैलिड है उसके लिए। z हमारा क्या होता है बच्चे? यहाँ पे एटॉमिक नंबर है और n हमारा क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या सिंपली इंटीजर आप इसको बोल सकते हैं, राइट। पहला फार्मूला ये निकाला था। दूसरा फार्मूला था वेलोसिटी के लिए। क्या था वेलोसिटी के लिए फार्मूला? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n था, ठीक है। z हमारा क्या है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर अगेन, और n हमारा है वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या इंटीजर, ठीक है। जिन लोगों ने बच्चे क्लास मिस करी है वो रिकॉर्डिंग वगैरह लेके मेरे से देख लेना। कल का रिकॉर्डिंग भी किया हुआ है, आज का भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। इसके बाद कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। 1 और ये 2 और थर्ड फार्मूला था हमारे पास में फॉर एनर्जी। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट क्या था उसके लिए फार्मूला? -13.6 z² डिवाइड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस वाज फॉर पर एटम, यानी हर एटम के लिए ये एनर्जी होती है वैलिड फॉर। देखो मैं जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंपली हाइड्रोजन एटम। ये जनरल फार्मूला है। z की वैल्यू आप जो भी पुट करोगे अकॉर्डिंगली आपको उस एटम की एनर्जी या उस एटम का रेडियस या उस एटम की अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक। ये फार्मूला था। चौथा फार्मूला था हमारे पास में टाइम पीरियड के लिए। तो टाइम पीरियड हमारे पास में आता है इट वाज प्रोपोर्शनल टू n³, ठीक है। ये फार्मूला आया था। मुझे पता नहीं तुम लोगों ने किया या नहीं किया, बट टाइम पीरियड अपॉन z² भी लगा लो, z²। तो t प्रोपोर्शनल टू n³ डिवाइड बाय z²। जहाँ जहाँ पे आपको हाइड्रोजन एटम की बात करनी होगी z की वैल्यू 1 पुट कर देना, आपके पास रिजल्ट बन जाएंगे। ये 4 फार्मूलाज हैं बच्चे, राइट। और ये चारों फार्मूलाज अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये वाला सबसे कम इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन 3 फार्मूलाज पे आते हैं, क्लियर है। और जाते जाते लास्ट में मैंने एक टॉपिक और करवाया था आपको कि एनर्जी उसका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली थी हम लोगों ने। क्या था उसके लिए फार्मूला? किसी को अगर याद हो? फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए जो टोटल एनर्जी थी वो क्या थी हमारे पास? हाफ ऑफ दी पोटेंशियल एनर्जी। ये आया था हमारे पास। यानी हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द टोटल एनर्जी, ठीक है जी। ये भी बात ठीक है, कोई डाउट किसी के मन में? एंड ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये बात बताई थी मैंने? नहीं बताई थी, राइट। बट जो कल एक्सप्रेशन आया था उसी एक्सप्रेशन से ये वैल्यू भी बन जाती है। अगर नहीं यकीन तो बताओ, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। बोलो, हो जाएगा ना? तो ये 2 फार्मूलाज है बच्चे, ये 2 फार्मूलाज आपको याद रखने हैं। ये 2 फार्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है भाई। लक्ष्य क्लियर है? कोई डाउट? जिन लोगों ने बच्चे कल क्लास नहीं लगाई उनके लिए तो बिल्कुल वो कहता है ना काला अक्षर भैंस बराबर, वो वाली बात है, राइट। बट जिन्होंने क्लास लगाई है दे माइट बी अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स। आई एम नॉट सेइंग श्योरली कि आप अंडरस्टैंड करोगे, बट माइट बी, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये डेरिवेशन एग्जाम में एज इट इज आती है, एज इट इज। सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये वाली है और ये वाली है, 2 डेरिवेशन आती हैं। और तीसरा डेरिवेशन जो है वो बन सकता है, एग्जामिनर बना सकता है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, जो BBM यूएसएन वाले बच्चे हैं उनके पेपर में था कि राइट डाउन दी या डिराइव द फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन एमिटेड व्हेन एवर द ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। आपको ये बात मालूम है वंशिका, जब भी ट्रांजिशन होती है, अगर हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन होगी, यानी अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है हाई एनर्जी स्टेट के अंदर, तो जब ये ट्रांजिशन करेगा लोअर एनर्जी स्टेट में तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी? एनर्जी यहाँ पे हमारी जो है बच्चे एमिट होगी, रिलीज होगी, और उसका जो वैल्यू है इट शुड बी इक्वल टू व्हाट? EI माइनस EF, ये होना चाहिए। एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन विच हैज बीन रिलीज्ड। ये बात समझ में आ रही है? ये हमारी कौन सी स्टेट है बच्चे? हाई एनर्जी स्टेट, और ये हमारी है लोअर एनर्जी स्टेट। जब भी हाई एनर्जी से लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा
तो एक फोटोन रिलीज होगा जिसका जो एनर्जी है वो दो एनर्जीज के डिफरेंस के बराबर है। ये तो मानते हैं सब लोग कि जो एटम्स होते हैं उनके अंदर ऑर्बिट्स होते हैं होते हैं और उन ऑर्बिट्स की अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, ठीक है। ये शेल्स की एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होती, बेसिकली शेल्स की एनर्जी होती है या ऑर्बिट्स की एनर्जी होती है। जब इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट शेल में जाएगा वो उस लेवल का एनर्जी अटेन कर लेता है। क्लियर है बात? जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक तरह का एक्टर है, मैंने बताया था कि जिस भी उसको आप फिल्म में डालते हो वो वैसा रोल प्ले करना शुरू कर देता है, जो भी उसको रोल असाइन होगा। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जिस भी एनर्जी स्टेट में जाएगा वो उस लेवल की एनर्जी को एक्वायर कर लेता है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? कोई डाउट इसके अंदर? तो बेटा ये कंडीशन जो है इसको फ्रीक्वेंसी कंडीशन भी कहते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है। कोई डाउट? अब आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एनर्जी लेवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, और सिंपली किसी भी एटम का एनर्जी लेवल क्या होता है पहले उसकी बात करेंगे। राइट? कुछ पता लग रहा है? काफी दिनों के बाद दर्शन दिए आज, है ना? चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। हाँ जी, तो बच्चे एनर्जी लेवल, अगला टॉपिक हमारा एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। देखो आपके सिलेबस में ना जो डिटेल्ड स्टडी है वो हाइड्रोजन एटम की है, किसी और एटम की स्टडी है ही नहीं है। हाँ, जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बेरिलियम 3 पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, हीलियम सिंगल पॉजिटिव, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट यूजुअली जो है आपके सिलेबस में वो डिटेल एनालिसिस हाइड्रोजन एटम का है। तो हाइड्रोजन एटम के ही एनर्जी लेवल्स, हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल लाइंस और लाइमन बार्बन पास्टिन जो करते हो वो सारा कुछ स्टडी करेंगे। बट न्यूमेरिकल्स में आपको किसी भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन में आपको मालूम होगा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, यस और नो? सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर मैं हीलियम सिंगल पॉजिटिव की बात करूं, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मैं लिथियम 2 पॉजिटिव की बात करूं, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बेरिलियम 3 पॉजिटिव की बात करूं तो ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो बोहर की थ्योरी बेसिकली सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही वैलिड है, इट इज नॉट वैलिड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। ये इसका एक लिमिटेशन आ जाएगा, वो बाद में बता दूंगा आपको मैं। तो एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखो सबसे पहले आपके पास में अगर हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी देखनी है तो आप इस फॉर्मूले को उठाओगे और यहाँ पे Z की वैल्यू क्या पुट करोगे? 1 पुट करोगे। तो चलो पुट करते हैं बच्चे। तो पुटिंग Z इक्वल्स टू 1 इन एनर्जी फार्मूला, सो वी गेट क्या मिलेगा हमें बच्चे? एनर्जी इन द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मिलेगा अपने को, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कोई डाउट बच्चे? ये एनर्जी लेवल ऑफ द एच एटम, या इसको हम बोल सकते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक है जी। देखो अगर मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा सबसे पहले, तो n इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? ग्राउंड स्टेट। अगर ये हम यहाँ पे एक न्यूक्लियस बनाते हैं, सपोज करो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये अगला ऑर्बिट हो गया, अगला ऑर्बिट एंड सो ऑन। ये जो है हमारा यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है मेरा? 1 है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट, द लोअर एनर्जी स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे किसी भी एटम का जो ग्राउंड स्टेट होता है उस ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होती है, और वहां पे अगर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन में माना जाता है। मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ये बात याद रखना। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी या सिंपली एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है जी। क्लियर है बात? क्या नाम है तुम्हारा? समझ में आ रहे बच्चे ये बातें? ध्यान इधर है, ओके। सो अगर मैं n इक्वल टू 1 करता हूं, इसका मतलब ये हो गया बच्चे मेरे पास में ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी बनेगी इसके लिए मैं लिखूंगा E1 इक्वल्स टू हाउ मच? -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये अल्टीमेटली -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगी। एंड दिस इज द लीस्ट एनर्जी, ये लीस्ट वैल्यू आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ग्राउंड स्टेट में होने वाली है किसी इलेक्ट्रॉन की।
बेसिकली ऑर्बिट की एनर्जी है ये। इलेक्ट्रॉन तो उसमें है तो इलेक्ट्रॉन भी वही एनर्जी एक्वायर कर लेता है। ठीक है जी। n इक्वल टू पुट करेंगे, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 1 को मत बोलना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 1 मीन्स ग्राउंड स्टेट, और 1 से ऊपर जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी स्टेट जाएंगी, दे ऑल आर एक्साइटेड स्टेट्स। क्लियर है? 1 से ऊपर, n इक्वल टू 1 से ऊपर सभी की सभी स्टेट्स एक्साइटेड है। अगर n इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब है वो कौन सी स्टेट है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल टू 5 है तो वो फोर्थ एक्साइटेड, मतलब एक कम होगा। अगेन तो यहाँ पे एनर्जी क्या बनेगी? E2 वुड बी इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर करोगे तो -13.6 डिवाइड बाय 4, तो कितना आ गई ये? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आ गई हमारे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की, सॉरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। तो n इज इक्वल 3 पुट कर दो बच्चे, तो यू विल बी गेटिंग E3 वुड बी इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाय 9, तो कितना आएगा ये? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके आगे n इज इक्वल टू 4 पुट करोगे तो E4 आपके पास में आ जाएगा, और ये रहेगा -13.6 डिवाइड बाय 16, तो कितना वैल्यू आएगा? 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सबको वैसे याद ही होगा। ग्राउंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसको हम बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, दिस इज द थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। अगर n इज इक्वल टू 5 पुट करूंगा, व्हाट विल हैपन? यू विल बी गेटिंग फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, और उसकी वैल्यू क्या आएगी? बोलो 25, कितना आएगा? -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे जाओगे तो -0.38, अगली -0.21, इस तरह से वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी, करने की जरूरत नहीं है। एंड सो ऑन। अगर बच्चे मैं निकालता जाऊंगा ऐसे एनर्जीज, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे चले गया मैं, मान लो इन्फिनिट वाला ऑर्बिट चले गए, तो वहां पे एनर्जी एट द इन्फिनिट ऑर्बिट क्या बनेगी? इट विल बी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी है वो 0 होती है, और इस स्टेट को हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन हैज बिकम फ्री। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इफेक्ट से फ्री हो गया। जब तक उसके पास में नेगेटिव एनर्जी थी, मतलब कि वो बाउंडेड था। ये बात समझ रहे हैं आप लोग कि इलेक्ट्रॉन के पास में अगर नेगेटिव एनर्जी है, या किसी भी बॉडी के पास अगर नेगेटिव एनर्जी है, तो इसका मतलब है कि वो किसी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में बंधा हुआ है, टाइड अप है। जैसे हमारी अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आती है, तो वो सन से बंधी हुई है। जितने भी सैटेलाइट घूम रहे हैं हमारी अर्थ के अगल बगल, दे ऑल हैव नेगेटिव एनर्जीज, तो दे आर बाउंडेड टू द प्लैनेट अर्थ। क्लियर है? तो अगर किसी बॉडी की एनर्जी नेगेटिव में आती है, इसका मतलब है कि वो टाइड अप है, वो अट्रैक्टेड है किसी दूसरी बॉडी की तरफ। ध्यान यहां लगाओ। ओके, क्लियर है भाई? तो ये इन्फिनिटी ऑर्बिट के लिए हमारे पास में मैक्सिमम एनर्जी आएगी, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। ये 0 होगा, ये मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी है। इसका मतलब ये बनेगा, आप बोलोगे सर एनर्जी 0 तो होती नहीं इलेक्ट्रॉन की, बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन इस कंडीशन में हो सकती है। अगर कोई पूछे कि जनरली क्या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होती है, तो आंसर इज नो। इलेक्ट्रॉन के पास में कुछ ना कुछ एनर्जी हमेशा होगी, राइट? क्योंकि नोबडी हैज सीन द इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, तो उसके पास में कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी ही होगी। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन एटम से डिटैच हो गया, यहाँ पे अपने पास में इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एटम से बाहर निकल गया, यानी कि इतना दूर चले गया, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे चले गया, तो उस कंडीशन में इस न्यूक्लियस का इफेक्ट इसके ऊपर बहुत वीक हो जाएगा, तो वो एनर्जी ऑलमोस्ट 0 बन जाएगी। उसको हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री हो गया। और जब इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री हो गया, तो एटम किस में हो गया? स्टेट में, आयनाइज स्टेट में हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री, इसका मतलब एटम हमारा आयनाइज हो गया। समझ पा रहे हो बात? थोड़ा केमिस्ट्री वाली भाषा बोली मैंने। एटम आयनाइज हो गया। एटम आयनाइज मतलब कि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, निकल गया। क्लियर है? अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इन्फिनिटी हियर? इन्फिनिटी से क्या मतलब है आपका? इन्फिनिटी का मतलब क्या? लाखों करोड़ों किलोमीटर हो गया। हाँ बोलो सर। आउटर मोस्ट शेल जो मतलब न्यूक्लियस से इतना दूर है कि हम डिस्टेंस ही नहीं निकाल सकते, इसलिए हम सपोज करें बच्चे न्यूक्लियस का जो साइज है ना, उसके रिस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस है ना, ये इनफिनाइट है।
अब आपको मालूम होगा न्यूक्लियर साइज कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर जो है ना, काफी छोटा डिस्टेंस है, काफी बड़ा डिस्टेंस, सॉरी। ये 10⁻15 मीटर और ये कहाँ पे है, 10⁻³ मीटर है, तो ये बहुत बड़ा है उसके रिस्पेक्ट में। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इन्फिनिटी ही इसको आप कंसिडर करोगे। यहाँ पे किलोमीटर्स में नहीं है डिस्टेंस, यहाँ पे किस में है, मिलीमीटर या सेंटीमीटर्स में ही होता है, वो भी कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस 1 फर्मी या 1 फेम्टोमीटर। तो इसको हम इन्फिनाइट बोल सकते हैं। क्लियर है बात? तो इस तरह से बच्चे इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री होता है। तो आपने बिना सोचे समझे आंसर नहीं देना कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो हो सकती है इस कंडीशन में। क्लियर है? क्या समझे आप? कि सर जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल में, मतलब न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में, तब वहाँ एनर्जी इनफाइनाइट होगी एंड एनर्जी इनफाइनाइट नहीं, एनर्जी जीरो। जो शेल का क्वांटम नंबर है वो इनफाइनाइट होगा एंड एनर्जी जीरो हो जाएगी। एनर्जी जीरो हो जाएगी, बट इलेक्ट्रॉन हाउ वुड यू रेक्टिफाई इट? n की वैल्यू कैसे इंफिनिटी हो सकती है, मतलब मैक्स टू मैक्स तो वो 7 होती है, तो वो नहीं कह सकते, ये कह सकते कि जब एटम से वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा तब उसकी जीरो होगी। एक्चुअल में इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इफेक्ट से दूर हो गया, न्यूक्लियस का इफेक्ट है ही नहीं उसके ऊपर, यह है भी तो निग्लिजिबल है। हाइपोथेटिकली वो इन्फिनिटी ही माना जाएगा उसको। मैं आपको एग्जांपल दे तो रहा हूँ कि किलोमीटर्स में नहीं होता, न्यूक्लियस के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस भी आपका इन्फिनाइट है। न्यूक्लियस है ही इतना छोटा है कि इसको आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इसके लिए एक स्पेशल माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन टनल माइक्रोस्कोप, शायद मैंने बताया होगा क्लास के अंदर। एक बहुत ही स्पेशली डिजाइंड माइक्रोस्कोप है जिससे आप ये स्मॉल डिस्टेंसेस को नाप सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई भी माइक्रोस्कोप से आप कर लोगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ पे, वो सिर्फ बायोलॉजी के अंदर वो बैक्टीरिया वगैरह देखने के लिए काम होता है, ठीक है। बट जो ये एटम या मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, आप केमिस्ट्री में तुम स्ट्रक्चर देखते हो मॉलिक्यूल की, ठीक है, तो वो कहाँ से मिलती है आपको, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू मिलती है आपको। ऐसे नहीं कि कोई भी माइक्रोस्कोप यूज़ कर लेंगे। समझ पा रहे हो बात को? ये पिक्चर क्लियर होगी आपको? तो ये आपके पास में कितनी डिफरेंट एन की वैल्यूज़ के लिए मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एनर्जी आ गई है। अब मैंने क्या बताया आपको कि हमने एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाओगे बच्चे? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक तरह का ऐसे एक्सिस बना लेंगे। ये हमारा वर्टिकल एक्सिस और ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये हमारा है लेवल को डिसाइड करेगा। यहाँ पे n = 1 है मेरे पास, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्राउंड स्टेट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम इसको, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी तुम्हारे पास मिनिमम है, जो कि है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा एक चीज़ और नोट करना, ये -13.6 है, ये -3.4 है। इन दोनों में एनर्जी गैप देखो कम है ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। अगली बार देखो, इसका और इसका गैप देखो कम हो गया, इसका और इसका गैप देखो और कम, इसका और इसका गैप और कम। यानी कि जितना तुम ऑर्बिट से सेंटर से दूर जाओगे एनर्जी लेवल का गैप उतना कम होता जाएगा। यानी कि -13.6 यहाँ पे। तो इसके बाद अगला लेवल क्या है मेरा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैं यहाँ कहीं पे प्रिंट कर देता हूँ। अब ये बन गया लेवल। ये n = मेरा क्या दिखा रहा है आपको, 2 दिखा रहा है। सेकेंड लेवल, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे इसको हम, राइट। अगली बार क्या होगा तुम्हारे पास, -1.51। तो -1.51 यहाँ कहीं पे आ गया, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका लेवल ये दिखा दिया, n = 3। देखो यहाँ गैप ज़्यादा, यहाँ गैप कम हो गया। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे गैप कम होता जाएगा। अगली बार गैप यहाँ पे बना देंगे हम, ये बना देंगे n = 4 के लिए। अगली बार और कम, n = 5 के लिए। अगली बार और कम, n = 6 के लिए। एंड सो ऑन। बच्चे जब ऊपर की ओर जाते जाओगे एनर्जी गैप घटता जाएगा। दिख रहा है? ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है आपको? तो इस कैलकुलेशन के बेस पे यहाँ पे हम लेवल्स बना रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो सबसे ज़्यादा वो स्टेबल है, इसको हम लोग स्टेबल स्टेट भी कहते हैं, स्टेबल स्टेट कहते हैं। बाकी सारी की सारी जो हायर एनर्जी स्टेट्स हैं दे आर अनस्टेबल स्टेट्स। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होगा। जहाँ पे अनस्टेबल है तो वहाँ पे वो क्या करेगा, अपने आप को
स्टेबलाइज करेगा और उसके लिए वो जंप करेगा किसी भी लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर। क्लियर है? क्योंकि कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी क्या है? मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। क्लियर है? तो मिनिमम एनर्जी कहाँ मिलेगी इसको? ग्राउंड स्टेट में। यही हमारा ग्राउंड स्टेट है GS, और ये सारी के सारी कौन सी स्टेट्स हैं? एक्साइटेड स्टेट। ये -1.51 है भाई। अगला लेवल क्या बनेगा? -0.85। अगला लेवल क्या बनेगा? -0. ये बना लो आप लोग, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे बेटा बढ़ते जाओगे तो ये बहुत डिफरेंट जो है ऑलमोस्ट कम हो जाएगा, और ये लाइंस क्या हो जाएंगी? ऑलमोस्ट ओवरलैप हो जाएंगी। यहाँ पे लाइंस ओवरलैप हो जाएंगी, शायद मैं बना भी नहीं पाऊंगा। ये लाइंस ओवरलैप हो गई, यहाँ पे लाइंस ओवरलैप्ड, लाइंस ओवरलैप्ड। क्लियर है बात? लाइंस ओवरलैप्ड। और बिल्कुल अगर मैं यहाँ पे बेटा ऊपर की ओर जाऊं और n की वैल्यू को इन्फिनिट ले जाऊं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या बन जाएगी? यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सी दीदी? जाओ बेटा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई आपको? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास में क्या आ गई? सॉरी, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन n इज इक्वल टू इन्फिनिटी 0 आ गई। ये लेवल बन गया। इसके ऊपर जहां पे ये लाइंस ओवरलैप कर गई, इस स्टेट का नाम है कॉन्टिन्यूम स्टेट। इसको हम कॉन्टिन्यूम स्टेट बोलते हैं, या हम बोलते हैं यहाँ पे एटम, हमारा एटम इज आयनाइज्ड स्टेट ऑफ एटम, कॉन्टिन्यूम स्टेट, वेयर यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू डिफरेंट लाइंस। इसके ऊपर आप लाइंस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, ये लेवल इतने क्लोज हो गए। कॉन्टिन्यूटी आ गई, याद आ रहा है? कुछ कॉन्टिन्यूटी और डिस्क्रीटनेस की बात करी थी मैंने, तो यहाँ कॉन्टिन्यूटी आ गई, कॉन्टिन्यूम स्टेट आ गया, कॉन्टिन्यूम स्टेट आ गया। यहाँ पे तो डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो कि ये लेवल है, ये लेवल है, आप अकेली लाइन को देख पा रहे हो। बट जैसे से ऊपर, जैसे से n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, कॉन्टिन्यूम की तरफ हम बढ़ेंगे, मतलब वहाँ कॉन्टिन्यूटी आ जाएगी। समझ पा रहे हो बात? तो ये दिस इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ऐसे ही हर एक एटम के लिए डिफरेंट तरह के एनर्जी लेवल डायग्राम्स बनते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, तो अभी तो आपको खाली एटम का लेवल डायग्राम पढ़ा रहे हैं, आगे चल के आप न्यूक्लियस के एनर्जी डायग्राम्स भी स्टडी करोगे हायर क्लासेस में, जो कि आपके लेवल पे इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट फॉर योर नॉलेज बता रहा हूँ कि आगे चल के न्यूक्लियस के भी एनर्जी डायग्राम्स होते हैं। यहाँ तो खाली एटम्स के पढ़ाए गए आपको। केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ये तुमने, सेम चीज़ पढ़ा होगा। आगे फिजिक्स में अगर न्यूक्लियस करेंगे हम लोग, तो वहाँ पे न्यूक्लियस के भी एनर्जी लेवल डायग्राम होते हैं। ठीक है, आज कौन कौन छुट्टी पे है? पता नहीं लग रहा है भाई। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? कोई डाउट किसी के मन में? क्लियर कि ऑल क्लियर? ये वाला टॉपिक क्लियर है। केमिस्ट्री नहीं आ जाती ये, चलो ठीक है, तुम केमिस्ट्री समझते हो यार। वो डस्टर देना वहाँ से, डस्ट रहने है। ओके, ये इरेज कर दो, मैं इरेज कर दूं। बेटा इरेज कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखो। ये सबने नोट कर लिए? मुझे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, या एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिख लो। एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अच्छा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी लाइंस आप लोग स्टडी कर चुके हो पहले? बोलो। लाइमन सीरीज स्टडी करी है, बामा सीरीज स्टडी करी है, पाशन, ब्रैकेट फंड और पी फंड के बाद और बस एक और आती है, दैट इज कॉल्ड हम्फ्री सीरीज। हाँ, तो वो भी करेंगे हम लोग। चलो, एक्सप्लेनेशन फॉर द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इधर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करेंगे बच्चे, कि जो डिफरेंट आप स्पेक्ट्रल सीरीज स्टडी करते हो, या डिस्क्रीट लाइन स्टडी करते हो, या स्पेक्ट्रम स्टडी करते हो, वो कहाँ से आती है।
राइट, वो कहाँ से आती है? देखो हम लोग एक फॉर्मूला बच्चे जानते हैं जो कि बोहर का थर्ड पोस्टुलेट था, आई गेस। वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? hc/λ इक्वल टू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, यही था। देखो मैंने बताया था आपको दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और एक होता है हमारे पास डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड ने बोला था कि हमें जो है वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, बट व्हाट एक्चुअली सीन वाज द डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ये मैंने अपने लेक्चर में बताया हुआ है आप लोगों को, राइट। उसमें क्या था कि हम लोगों ने कोई ट्यूब में गैस भरी थी, कोई एटॉमिक गैस, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कोई भी जो गैस होती है, ठीक है, वो गैस हमने भर दी है और उस गैस के अंदर हमने क्या भेजा था? इलेक्ट्रिक करंट भेजा था। और करंट के भेजने पे वो गैस हीट होगी। जब हीट होगी गैस तो क्या होगा? उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट होंगे हायर एनर्जी स्टेट के अंदर, और हायर एनर्जी स्टेट में हमें मालूम है कि एनर्जी ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम होती है, तो वहाँ वो स्टेबिलिटी नहीं ले पा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विल बी कमिंग टू द लोअर एनर्जी स्टेट। लाइक ये मेरा अगर ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, और ये हमारे पास में सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। अगर इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पर है, सपोज कर लो आप हीट किया आपने एटम को, हीट करने के बाद में इलेक्ट्रॉन जंप किए, ऊपर पहुंचे, स्टेबल नहीं है, यहाँ पे अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए, बार बार नहीं बोलूंगा मैं। तो इलेक्ट्रॉन में कम टू दिस स्टेट एंड देन इट में कम टू दिस स्टेट, और इट में डायरेक्टली कम टू दिस स्टेट, ये पॉसिबिलिटीज हैं। ये डिपेंड करता है एटम टू एटम, ये वेरी करता है फ्रॉम एटम टू एटम, उसके नेचर पे डिपेंड करता है, राइट। तो जब भी ये ट्रांजिशंस होंगी तो इनमें एक वेवलेंथ रिलीज होती है, ये इसमें से एक फोटोन रिलीज होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यस और नो। उस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो ये होगी बच्चे, दो लेवल्स का एनर्जी डिफरेंस। अब ये तो मालूम है ना कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं होती, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑर्बिट की होती है, और इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में जाएगा वो एनर्जी को वो एक्वायर कर लेता है, और ऑर्बिट की एनर्जी को ही बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बोल देते हैं। क्लियर है बात? तो बेटा यहाँ पे hc/λ ये क्या है मेरे पास में? लैम्डा ऑफ दी फोटोन आइदर रिलीज और एब्जॉर्ब, दो ही पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो मैं एब्जॉर्ब वाला केस नहीं बता रहा हूँ, मैं रिलीज वाला बता रहा हूँ। यहाँ पे फोटोन हमारा रिलीज होगा, फोटोन रिलीज्ड इन दिस केस, और जो फोटोन की एनर्जी बनेगी वो आप ऐसे निकालोगे। अब याद करो, ये फॉर्मूला याद आ रहा है सबको जो कल करवाया था, -13.6 z²/n², ये फॉर्मूला है, ठीक है जी। अब आपको मालूम है, यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से मैं, एज एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मुझे इनिशियल एनर्जी बात करनी है कि भाई यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन है इनिशियली, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? क्या होगी बोलो? तो इट वुड बी इक्वल टू, EI वुड बी इक्वल टू बोलो -13.6 z²/n इनिशियल का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो सही है? कोई दिक्कत किसी को? इसको मैं कोई इक्वेशन बोल दूं, लेट इट बी इक्वेशन नंबर ए बोल दिया मैंने इक्वेशन। जाग रहे हो? तो दूसरा हमारे पास में ई फाइनल क्या बनेगा? -13.6 z²/nf² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों वैल्यूज को उठाओ और यहां पुट कर दो। तो पुट वैल्यूज इन कैपिटल ए करो पुट। hc/λ इज इक्वल टू मेरे पास बनेगा बच्चे -13.6 z²/ni² माइनस 13.6 z²/n फाइनल का स्क्वायर, ये बन गया, ठीक। अब मैं डायरेक्टली एक स्टेप में कर दूं, इसको ब्रैकेट खोल दूं, मैं इसको यहाँ प्लस लगा दूं, कोई दिक्कत किसी को भाई? हो सकता है ऐसे? अच्छा, अब इसके बाद hc/λ इज इक्वल टू, मैं कुछ कॉमन लेने जा रहा हूँ, -13.6 z², ये मैंने कॉमन ले लिया 13.6, क्या बचा मेरे पास? -1/n इनिशियल का स्क्वायर प्लस 1/n f का स्क्वायर। बोलो भाई, क्लियर है बात? ये आ गया। इसको हम इंटरचेंज कर दें ताकि थोड़ा सा ऑड ना लगे, z²/1/n f² माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर hc/λ। अब एक काम करते हैं, 1/λ -13.6 अपॉन hc इधर रखते हैं,
ये जेड स्क्वायर 1/n एफ का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। इसको नोट कर लो अच्छे से, ये फॉर्मूला बन गया एक, इसको बोलते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला। इससे आप डायरेक्टली कुछ किसी भी फोटोन की वेवलेंथ या उसकी फ्रिक्वेंसी या उसकी एनर्जी को निकाल सकते हैं डायरेक्टली। एक तो लंबा चौड़ा मेथड है कि ये वाला करो, फिर उसका वैल्यूज पुट करो वहाँ पे और फिर वो सॉल्व करो। मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बता दिया। इसका भी एक और शॉर्टकट है, देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना आपके पास हेयर, ये जो वैल्यू है 13.6/hc, इसका एक फिक्स वैल्यू है बच्चे 1.09 10⁻⁷ पर मीटर। ये इसका वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है। इसको बोलते हैं हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिडबर्ग कांस्टेंट। इसको हम कैपिटल आर से भी डिनोट करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल आर। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 1.09 10⁻⁷ पर मीटर। याद कर लेना, इसको जरूरत नहीं है, वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में दिया होता है। जो आपका पेपर आएगा ना तो उसमें फ्रंट पेज पे ना कुछ कॉन्स्टेंट्स लिखे होते हैं, जिसमें विन्स कांस्टेंट होगा, स्टीफेंस कांस्टेंट होगा, रिडबर्ग कांस्टेंट होगा और पता नहीं कौन कौन से कूलम्स कांस्टेंट होगा, परमिटिविटी होगी एयर की, सारी वैल्यूज लिखी होती है स्टार्टिंग में। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज लिखी होती हैं। याद कर लोगे वेल एंड गुड, नहीं याद करोगे तो वहाँ पे लिखा रहता है पेपर के फ्रंट पेज पे ऑल कॉन्स्टेंट्स। ये CBSE का रूल है। वह एज्यूम करते हैं कि बच्चे नहीं पढ़ के आते, बट सारे पढ़ के आते हैं उस समय। तो याद कर लो, ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं करना आता तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये है H की वैल्यू आप पुट करोगे 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड और C 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पुट करोगे, सॉल्व करोगे, ये वैल्यू मिलेगी आपको। इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। क्लियर है? तो क्या मैं इस फॉर्मूले को वापस ऐसे लिख सकता हूँ 1/λ इक्वल टू R(Z²/1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। ये बन गया फाइनल फार्मूला। इसको आप याद कर लेना, डायरेक्ट फार्मूला बन गया फॉर टू कैलकुलेट एनी वेवलेंथ। कोई भी वेवलेंथ आप निकाल सकते हो। एंड दिस इज नॉट मेंट फॉर ओनली हाइड्रोजन एटम, ये किसी भी एटम के लिए वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे Z² आ गया। देखो Z की वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा आपके पास? उस एटम का स्पेक्ट्रल लाइन मिल जाएगा, या उस एटम की जो वेवलेंथ है ट्रांजिशन के दौरान वो वेवलेंथ आपको मिल जाएगी। लग रहा है पता? जैसे यहाँ पे ये वेवलेंथ निकली, मान लो ये λ1 निकली। अब मैंने पूछा कि बताओ बच्चों कि λ1 कितना होगा, आप बोलोगे सर बहुत आसान है, यहाँ पे इनिशियल एनर्जी EI है या ये कुछ भी लेवल है। मान लो ये हमारा क्या है, इनिशियली हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना, इसको बोले एन इनिशियल, और फाइनली कहाँ जंप किया इलेक्ट्रॉन ने? यहाँ जंप किया। ये एन फाइनल, इसका कुछ नंबर होगा 2 से 3, 3 से 4, ये 4 से 3, जो भी होगा, जो भी नंबर होगा वो नंबर पुट करेंगे। आर की वैल्यू आपको मालूम है, लैम्डा मिल जाएगा आपको। ऐसे ही सबसे पहले कैलकुलेशन किसने करी थी? बामर ने। बामर ने स्टडी किया था, लाइमन बामर बाशियन ब्रैकेट फंड जो आप पढ़ते हो ना, सबसे पहले बामर ने स्टडी किया था। लेकिन लाइमन के बाद बामर का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि लाइमन का जो स्पेक्ट्रल लाइन था वो अल्ट्रावायलेट में था और बामर का था विजिबल में, विजिबल रीजन के अंदर विजिबल लाइट आई थी। तो विजिबल से पहले हमारा अल्ट्रावायलेट आता है। ठीक है, ऐसे नहीं मतलब कुछ भी ऑर्डर बना दिए, इसका एक लॉजिक है। और इसके बाद पाश्चन ब्रैकेट फंड जितने भी थे वो सारे IR में थे, इंफ्रारेड में। और हम्फ्री जो था वो इट वाज इन फार इंफ्रारेड, तो वो बिल्कुल लास्ट में आता है। ठीक है, फार इंफ्रारेड का मतलब होता है, एक होता है जैसे भूरी वाला गुरुद्वारा है, इट इज नियर टू अस, पवेलियन इज फार। क्या पूछ रहा है यार तू? फॉर H एटम हम लोग Z की वैल्यू क्या करेंगे? 1। Therefore 1/λ इज इक्वल टू R इंटू 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस n इनिशियल का स्क्वायर। बच्चे थोड़ा मेरा H जो है ना, H और N में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है, तो आप इसको समझ लेना। ठीक है जी, ये बन गया हाइड्रोजन के लिए। किसी भी एटम के लिए ये फॉर्मूला है, हाइड्रोजन के लिए ये है। और आपके सिलेबस में क्या है? बेसिकली हाइड्रोजन। तो आपको इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है।
ठीक है, क्योंकि अगला हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम है, तो उसमें हम इसी फॉर्मूले के थ्रू अलग अलग वेवलेंथ को निकालेंगे फॉर डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज। बोलो भाई, कोई समस्या किसी को? आर की वैल्यू क्या है बताना, देख के नहीं। थोड़ा सा यार इसमें पेन ले लो, नो पेन नो गेन। सर 2 साल से पेन ले रहे हैं बेटा मैं कितने सालों से पेन ले रहा हूँ। सर। आपके लिए तो कुछ भी नहीं है, आपने एमएससी कर रखी है, आपको प्लस 2 पढ़ाने के लिए। बेटा एमएससी ऐसी हो गई है? उस टाइम पेन लिया था। एमएससी ऐसे नहीं हो गई है। जब एमएससी के पेपर थे तो जिस बेंच पे मेरा रोल नंबर था वहाँ पे मैंने जी मैन इफेक्ट लिखा हुआ था। हाँ, और वो आया नहीं था। वो आया नहीं था, ठीक है। तो होता कॉलेज वगैरह में ना इतना टेंशन नहीं लेते, तो क्या होता है कि सुबह बाहर ना बोर्ड पे रोल नंबर लग जाते हैं कि भाई आपका इस ब्लॉक में है, आपका इस ब्लॉक में है। तो वहाँ पे ना कोई पाबंदी नहीं होती, आप जब मर्जी वहाँ जाओ, कुछ भी लिख के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम। तो ऐसे ही क्वांटम का पेपर था, वो सबसे मुश्किल था, जिसमें हालत ख़राब रहती है सबकी। ये सारा क्वांटम चल रहा है अभी, क्वांटम का बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं आप लोग। इसी को एडवांस लेवल पे लेके जाओगे तो स्टार्क इफेक्ट, रीमन इफेक्ट, बहुत कुछ आता है जो कि ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ये लिमिटेशन आएगी, बाद में बताऊंगा मैं आपको। तो वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट था, सर ने बताया था कि स्टार्क इफेक्ट और रीमन इफेक्ट कर लो, इसमें से एक पक्का आएगा। वो 6 या 7 पेज की डेरिवेशन है पूरी। तो मैंने क्या किया, उसके सारे शॉर्टकट्स लिख लिए थे उस पर, कि क्योंकि अगर शॉर्टकट आ जाए ना, एक स्टेप अगर भूला तो सारा डेरिवेशन भूल जाता है। तो मैंने ना सारे मेन जो पॉइंट्स होते हैं ना वो लिख लिए थे, और वो पेपर में आया नहीं। तो बाद में जब सर को पूछा तो कहते कि मैंने जान के बोला था, ये क्वेश्चन आना था, क्योंकि पेपर उन्होंने बनाया हुआ था। क्योंकि यूनिवर्सिटी में ना उनकी भी रिकमेंडेशन जाती होती है, जो कॉलेज के जो प्रोफेसर्स होते हैं दे रिकमेंड देयर क्वेश्चन टू यूनिवर्सिटी। फिर वहाँ पे जो कमीशन बैठता है वो कमीशन पेपर फाइनलाइज करता है। तो वो कहते हैं मैंने तो क्वेश्चन डाला ही नहीं था। मतलब कि टीचर इतने धोखेबाज होते हैं, देखो, राइट। बट ठीक है, तो देखो आप लोगों ने, हम लोग भी करते थे ऐसे, वो एक फेज होता है लाइफ का। तो ऐसे नहीं हो गया बच्चे सब कुछ। बट हाँ, ये है कि सिर्फ वो एक ही था और वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आया पेपर में। उसके बावजूद भी अच्छे नंबर ले लिए मैंने। अब रहना तो नंबर आगे थे मेरे। तो ये हमारे पास में 1/λ इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास। इसको हम बच्चे रिडबर्ग फार्मूला भी कहते हैं। कौन सा फार्मूला? रिडबर्ग फार्मूला भी कहते हैं इसको। एक नंबर में अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द रिडबर्ग फार्मूला, तो तनवीर क्या पर्पज है? टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की जंपिंग फ्रॉम वन स्टेट टू दी अदर स्टेट इज नोन एज ट्रांजिशन। तो जब भी ट्रांजिशन होंगी तो उसमें एनर्जी ऑफ फोटोन या वेवलेंथ ऑफ फोटोन, या कौन सा फोटोन कौन सी वेवलेंथ का एमिट हो रहा है या अब्जॉर्ब हो रहा है, वो आप इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल पाओगे। ठीक है, तो बेटर इट इज कि आप ये लर्न कर लो। और अगर अनफॉर्चुनेटली ये डेरिवेशन आ जाए तो वो भी करने के आप लायक बन जाओ, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ था। अभी आती नहीं है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी है, बट इन केस अगर आ जाए तो आप कर पाओ। ऐसे करना है, बोहर का तीसरा पोस्टुलेट लगाना है, एनर्जी का वो फार्मूला याद रखना है, वहाँ से आपने इसको एज इट इज सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी। सर वहाँ पे जैसे n की वैल्यू डालेंगे तो लैम्डा माइनस में नहीं आ जाएगा? 1/nf छोटा है 1/ni से, तो चल जाएगा, माइनस में आ सकता है। चलेगा बेटा, हाँ बिल्कुल चलेगा। देखो फाइनल स्टेट क्या है, ये जहाँ इलेक्ट्रॉन हमारा जंप करेगा, जहाँ जाएगा, ये फाइनल है। और ये क्या है हमारा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अच्छा, वो ऑपोजिट हो गया ना, अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके ऑपोजिट रिलीज में। यस, ठीक है। ये जो हमने कंडीशन बनाई है बेसिकली किसके लिए बनाई है, मैंने शुरू में बोल दिया कि यहाँ बच्चे हमारा इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में है और उसको लोअर एनर्जी में जंप करना है, यानी कि यहाँ फोटोन रिलीज हो रहा है। ये रिलीज के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर है बात? वो उसके ऑपोजिट हो जाएगा, एब्जॉर्ब। वो एब्जॉर्ब वाला इसके ऑपोजिट हो जाएगा। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। 1/λ को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, न्यू बार भी लिखते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज वेव नंबर। इसको वेव नंबर भी कहते हैं, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है ऐसे, न्यू बार वेव नंबर, यानी नंबर ऑफ वेव्स
पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, वेव लेंथ। सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन कराएंगे, फिर देखना किए कि नहीं किए। ये तो थ्योरी है सिंपली। सही है, आगे बढ़ लें थोड़ा सा। अगर कोई डाउट है तो भी क्लियर कर लो उसको। सर इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो सेम ही होते हैं लाइक जो लास्ट ईयर के थे? नहीं, थोड़े से डिफरेंट होंगे, डिफरेंट होंगे, कुछ मैच भी करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये जो फार्मूलाज तुमने लास्ट ईयर करे, हाँ जी सॉरी, ये सारे फार्मूलाज करे, तो लमसम वैसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, कुछ मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखो, ये फॉर्मूले के बेस पे ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमारा एक्सप्लेन होगा, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली हम एक्सप्लेन कर देंगे। इस फॉर्मूले के बेस पे देखो, यहाँ पे जो आपको लैम्डा मिलने वाला है वो एक स्पेसिफिक मिलेगा। क्यों? क्योंकि एन आई और एन एफ स्पेसिफिक है। लाइक ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये वैल्यू स्पेसिफिक है आपके पास। अगर ये वैल्यू स्पेसिफिक है तो लैम्डा भी स्पेसिफिक रहेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी वैल्यू ऑफ लैम्डा बन सकती है या यहाँ पे कुछ भी एनर्जी का फोटोन बाहर निकल सकता है। नो, स्पेसिफिक है कि दो एनर्जी डिफरेंसेस के बराबर का ही फोटोन यहाँ पे रिलीज या एब्जॉर्ब होगा। कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी एनर्जी नहीं बन सकती, एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। स्पेसिफिक वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। समझे? रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि वो स्पाइरल करता है, ऐसे स्पाइरल इस तरह से, है ना, और वो न्यूक्लियस में गिरता है। तो ये जब स्पाइरल करेगा तो यहाँ पे कंटिन्यूअस वेवलेंथ एमिट होती है, कंटिन्यूअस, यानी पहले डार्क नीला, फिर हल्का नीला, फिर और हल्का नीला, फिर और हल्का नीला, ये क्वांटिटी आ गई। बट ये थ्योरी कहती है कि अगर नीला है तो नीले के बाद में सीधा क्या आ जाएगा, कोई और कलर आ जाएगा। मान लो रेड कलर आ गया, ये येलो आ गया, यानी कि डिफरेंस डिस्टिंक्ट कलर्स आएंगे, डिस्टिंक्ट वेवलेंथ आएंगी। जैसे 400 नैनोमीटर आ गई पहले, फिर 410 आ गई, फिर 412 आ गई, इस तरह डिस्टिंक्ट वेवलेंथ आएगी। ऐसे नहीं कि 400 के बाद में 400.1 आ जाएगी। दैट इज कॉन्टिन्यूटी, यानी कि स्पेसिफिक वेवलेंथ रिलीज होती है। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। और 6 तरह की डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम्स स्टडी की गई हैं। अब स्पेक्ट्रम का प्लूरल वर्ड है स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रा प्लूरल ऑफ स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रल सीरीज को स्टडी करना है अभी हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के। राइट, इरेज करो अभी इसको मैं, तो राइट डाउन स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम। बस ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद खत्म हो जाएगा चैप्टर, फिर न्यूक्लियस चलेगा। लिखो बेटा, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। कौन कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज है? सबसे पहले हमारे पास में है लाइमन, लाइमन सीरीज, ठीक है। दूसरे नंबर पे आएगी बामर सीरीज, बामर सीरीज। नंबर 3 आएगी पाश्चेन सीरीज। उसके बाद आएगी ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट सीरीज। नंबर 5 है पी फंड, जिसको आप बोलते हो, इसको फंड बोलते हैं बेसिकली, फंड सीरीज, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फंड सीरीज। और लास्ट में आएगा हमारे पास में 6th, दैट इज कॉल्ड हम्फ्री सीरीज, हम्फ्री सीरीज, ठीक है। तो ये 6 तरह के बच्चे सीरीज हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने ये 5 पढ़ रखा होगा और लास्ट वाला आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये लास्ट वाला भी आपको बच्चे बता देंगे इस बार। तो लाइमन सीरीज में क्या होगा, लाइमन सीरीज में क्या होगा बेसिकली, जब हमारा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करेगा फ्रॉम अदर हायर स्टेट्स। जैसे कि मेरे पास में ये न्यूक्लियस है, देखो ध्यान से, ये न्यूक्लियस है, इसके बाद में ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल, ये लेवल, ऐसे लेवल्स बना दिए मैंने, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चे कोसल डायग्राम, कोसल डायग्राम, ठीक है, KOSSEL, कोसल डायग्राम। अगर आपसे पूछा कि भाई व्हाट इज कोसल डायग्राम, तो यू वुड बी एबल टू एक्सप्लेन लाइक दिस। क्लियर है? हैं? याद रहेगा? दिस इज कॉल्ड कोसल डायग्राम बच्चे। ये हमारा है n = 1,
n is equal to 2, n equal to 3, 4, n equal to 5, n equal to 6 and n equal to 7, राइट। तो स्पेक्ट्रल सीरीज का मतलब क्या हुआ? स्पेक्ट्रल सीरीज का मतलब हुआ बच्चे ग्रुप ऑफ वेवलेंथ एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन, कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा, कहां से? सेकंड से फर्स्ट में, थर्ड से फर्स्ट में, यहां से यहां, इस तरह से हायर एनर्जी स्टेट से अगर जब वो पहली सीरीज पे जंप करता है या पहले n इज इक्वल टू 1 पे जंप करेगा तो एक ग्रुप ऑफ वेवलेंथ रिलीज होती है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5 एंड सो ऑन। n इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक जाएगा। ये क्लियर है? ये हमारा क्या है, जिस पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है वो कौन सा सीरीज है हमारा? फाइनल। ये कौन सी लाइन है सॉरी हमारी? फाइनल। और जहां से जंप कर रहा है वो इनिशियल है। तो यहाँ पे इसके लिए हमारे पास जो फाइनल होगा वो क्या होगा? गुड। और इनिशियल क्या होगा? एक ऊपर, 2, 3, 4 अप टू, समझे? यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज, ये क्वेश्चन आता है, बताएंगे आपके अगले के लिए। एंड फाइनल क्या होगा आपका? पहले ये लिख लो बस आप, अब एक बढ़ा दो, 2 पे आ जाओ। तो ये ऐसे इस तरह से ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, राइट? तो एन फाइनल अब आपका होगा 2, और कहां से ट्रांजिशन करवानी है? 3, 4, 5 एंड अप टू इन्फिनिटी। ऐसे ही इसके लिए एन फाइनल आपका जाएगा 3 और इनिशियल वैल्यूज होंगी आपकी 4, 5, 6 एंड अप टू इन्फिनिटी। इसके लिए एन आपका फाइनल होगा 4 और इनिशियल वैल्यूज ऑफ एन वुड बी 5, 6, 7। पैटर्न समझ गए? इजी है, बिल्कुल इजी है। एंड यहाँ पे एन फाइनल आपका बनेगा 5, एन इनिशियल बनेगा 6, 7, 8 अप टू इन्फिनिटी। और इसके लिए एन फाइनल होगा बच्चे आपका 6 और एन इनिशियल की वैल्यूज होंगी 7, 8, 9 एंड इन्फिनिटी। ये पैटर्न बनेगा। इसको बच्चे बोलते हैं हम लोग लाइमन सीरीज। ये होता है आपका बामर सीरीज। और ऐसे ही अगला सीरीज बना लोगे आप लोग, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है बच्चे, दिस इज कॉल्ड पाश्चियन सीरीज। अगला बनेगा आपका ये वाला, बनाने में देखो कितना अच्छा लगता है ना। ये आपका बनेगा ब्रैकेट सीरीज एंड सो ऑन। ऐसे ही आप कोई भी सीरीज आप बना सकते हो। एक बार पैटर्न समझ लेना आप। दिस काइंड ऑफ डायग्राम इज नोन एज फोसल डायग्राम। ठीक, क्लियर है? लग गया पता? इजी है डिफिकल्ट है? बेकार टॉपिक है ना बिल्कुल। नहीं ये अच्छा है, बोरिंग है? तो मैंने पहली क्लास कराई है इसकी, मैं पता न्यूमेरिकल्स कराएंगे फिर इंटरेस्टिंग बनेगा, ठीक है? अच्छा सुन लो मेरी बात ध्यान से। तुम्हारा टेस्ट है रे ऑप्टिक्स कंप्लीट सैटरडे, टाइम दे रहा हूँ। एंड टुमारो यू विल बी हैविंग द डाउट सेशन ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और वो कल होगा, ठीक है? ऑनलाइन क्लास लूंगा और ये वाली क्लास एज इट इज ऑफलाइन चलेगी। 2 क्लास सुन लो, 2 क्लासेस चलेंगी, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑनलाइन में आपका डाउट सेशन, बच्चे टाइम बचेगा हमारा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हुआ, स्कूल छोड़ो, कौन जाता है स्कूल? नाम पेपर देने की ज़्यादा स्कूल में। सर मैं डायग्राम कर दूं ना, भाषण का पर मैं क्या करूँ? गलत तूने बनाया ना, मैं क्या करूँ? सही कर ले, अरे सही कर लो, उसमें क्या है? ठीक है, ठीक है भाई। बड़ा सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी, देखो अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज अ स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती हैं, तो बेटा स्पेक्ट्रल सीरीज होती है अ सीरीज विच इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ वेवलेंथ। ग्रुप ऑफ वेवलेंथ यानी कि एक वेवलेंथ नहीं होगी इसमें, देखो नंबर ऑफ वेवलेंथ आर देयर। 2 से 1 का वेवलेंथ होगा, 3 से 1, 4 से 1, इन्फिनिटी से 1 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ से, यहाँ मैंने इतनी लाइन्स बनाई है, खाली इतनी नहीं है, बहुत सारी वेवलेंथ है यहाँ पे। बट ये सारी की सारी कौन सी वेवलेंथ है बच्चे? डिस्टिंक्ट वेवलेंथ है। डिस्टिंक्ट मतलब क्लियर वेवलेंथ है, कोई मिक्सिंग नहीं है। 400 है तो 400 ही है, 2 है, समझ पा रहे हो बात? डिस्टिंक्ट वेवलेंथ है, सिंगल सिंगल, इनको हम डिस्क्रीट वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रा है
दिस स्पेक्ट्रम, दिस स्पेक्ट्रम, दिस स्पेक्ट्रम, दिस स्पेक्ट्रम, दिस इज डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम, जो कि रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। ठीक है, कल इसको थोड़ा और डिटेल में एनालाइज करेंगे, इसके हर एक की मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ निकालेंगे, और एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा लाइंस क्या होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डन फॉर टुडे।